ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन, इशारा, एक अलामत है कि उम्मत किस कदर कमजोर है कि उसकी इबादत गाहें या तो वीरान हैं या उनमें खुराफात की जा रही है, और उस खुराफात को रोकने तक की इजाजत आपके उस मस्जिद के इमाम को भी नहीं है कि वो उन खुराफात को रोक सके। और ये काम भारत की किसी दूसरी इबादत गाह में नहीं हो सकता। ये एक बड़ा मसला है। सिर्फ जामा मस्जिद के मसले के पेश नजर ये तमाम चीजें भी अब बहस में आनी चाहिए कि जिन इबादत गाहों में आपने इबादत पे पाबंदी लगा दी, वहां खुराफात को खुलेआम आप करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? मस्जिद में बैठ के शराब पीना और जुआ खेलना और अय्याशी और फहाशी करना, ये है इंडिकेटर, एक पॉइंटर कि आप कितने कमजोर हो चुके हैं कि जिस जगह पे खड़े होके आप नमाज पढ़ते हैं उसके तकद्दुस को बाल रखने की भी हिम्मत और सकत आपके अंदर अब बाकी नहीं बची। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हासिल हो सके और समझा जा सके जो इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलती। हमारी कोशिश रहती है कि उन सब के बारे में वो सारी चीजें इसमें आ जाएं और कुछ गहराई से मालूमात हो सके। मीडिया स्टार वर्ल्ड की लगातार कोशिश रहती है कि खबरों पर चर्चा भी और खबरें भी आप तक पहुंचाई जाती रहें ताकि काफी इंफॉर्मेशन हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे, आज के अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा कि जामा मस्जिद की तरफ से एक आया सामने, जिसमें कहा गया कि किसी लड़की या लड़कियों के ग्रुप का तन्हा आना मस्जिद में ममनू है, यानी बैन कर दिया था। और उसके फौरन बाद मीडिया में इतना शोर मचा, एलजी साहब ने बाकायदा जामा मस्जिद के इमाम जनाब अहमद बुखारी साहब से बात की और उसके बाद वो हुक्म वापस ले लिया गया। ये क्या कुछ था, क्यों हुआ ऐसा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें खास तौर पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि दिल्ली हुकूमत उसके पास है तो एमसीडी भी उसके पास होनी चाहिए। कांग्रेस तो उसमें कहीं कोई खास नजर नहीं आ रही। इन दोनों इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमपीसीआई के। सबसे पहले उनका ताल्लुक एसडीपीआई से भी रहा है और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आजकल वो मुस्लिम मजलिस मुशावरत का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वहां कुछ इलेक्शन हो रहे हैं। डॉक्टर रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जामा मस्जिद की अचानक कंट्रोवर्सी और कुछ ही घंटों में ऑर्डर का वापस लिया जाना, ये क्यों ट्रिगर हुई और ये इस नतीजे पर क्यों पहुंची? क्या कुछ है, कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में और ज्यादा है? सबसे पहले मैं सलाम अर्ज करता हूँ तमाम नाजरीन की खिदमत में। देखिए, जामा मस्जिद में बहुत ज़माने से ये शिकायत थी, और जो लोग जामा मस्जिद जाते हैं दिल्ली में लोग, वो ये देखते भी होंगे कि बहुत से जोड़े जामा मस्जिद में जाने लगे। अब वसी और ईज सहन है, और बहुत सारे गोशे ऐसे हैं जामा मस्जिद में जो तन्हा गोशे हैं। तो वो इतने बड़े भीड़ भाड़ के इलाके में कुछ तन्हा गोशों वाली एक खूबसूरत सी इमारत है, तो उसमें कुछ कपिल्स ने जाना शुरू किया था। और आपको याद होगा, नाज़रीन को भी याद होगा कि कुछ महीने कब्ल एक मोहतरमा तकरीबन नीम उरिया मस्जिद के हौस के पास रक्स करते हुए अपनी शूटिंग करवा रही थी, मस्जिद के सहन में खड़े होके, जिसे रोका गया था। फिर वो तस्वीरें ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह पे चली थी और उस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। इसी तरीके से अब लड़के लड़कियां साथ आ रहे हैं, और कोने गोशों में बैठ के वो बोसो किनार के और तमाम चीजें सब खुराफात
फहाशियां वहां हो रही थी। वो शिकायत तो जा रही थी और सब लोग शिकायत कर ही रहे थे, और जाहिर है कि मस्जिद तो मस्जिद है और इबादतगाह कोई भी हो, वो एक पुरतकद्दुस और पुरएहतराम मकाम होता है। वहां पर लोग इबादत के लिए जाते हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, सिखों का गुरुद्वारा हो या क्रिश्चियंस के चर्च हो। कोई भी ऐसे किसी मकाम पर इस किस्म की हरकतों को टॉलरेट नहीं करता। तो इसलिए जब बराबर शिकायतें गईं तो ये कहा गया, अब ये किस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि तनहा लड़कियां को इजाजत नहीं होगी। ये एतराज हुआ कि तनहा लड़कियां नहीं तो लड़कों को क्यों रोका जा, लड़कों को क्यों नहीं रोका जा रहा। पर अब ये एक अजीब सी बात है कि कोई ना कोई सूरत तो इख्तियार करनी ही चाहिए इसे रोकने की। इसके अलावा आप ये भी गौर फरमाएं, हिंदुस्तान भर में महकमा आसार कदीमा एएसआई के अंडर में बहुत सी मसाजिद हैं जिनमें नमाज बंद कर दी गई है, पाबंदी है नमाज पढ़ने पे। और वहां पर कुछ में तो सिर्फ जुमे की नमाज होती है, कुछ में एक दो वक्त की नमाज होती है, कुछ में बिल्कुल नहीं होती। आप अगर इस किस्म की मसाजिद में जाएं, वो सब मस्जिदें हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली का सफदरजंग की जो मस्जिद है, वहां पर अगर आप चले जाएं तो अंदर से शराब की बोतलें बरामद होंगी, खाली बोतलें। जुआ खेलते हुए लोग वहां पर दिखाई दे जाएंगे, लड़के लड़कियां भी मिल जाते हैं। ऐसे और बहुत सारे मकामात हैं। सवाल यह है कि जो इबादतगाह जिसमें इबादत हो रही है या नहीं हो रही है, उसका स्टेटस तो इबादतगाह का ही रहेगा। तो इबादत को तो आपने बंद कर दिया, हुकूमत ने, एएसआई ने, और खुराफात की इजाजत दे दी। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? हुँ। ये एक बड़ा मसला है। सिर्फ जामा मस्जिद के मसले के पेश नजर ये तमाम चीजें भी अब बहस में आनी चाहिए कि जिन इबादत गाहों में आपने इबादत पे पाबंदी लगा दी, वहां खुराफात को खुलेआम आप करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? मस्जिद में बैठ के शराब पीना और जुआ खेलना और अय्याशी और फहाशी करना, इसकी इजाजत वहां के गार्ड्स के जरिए होती है। गार्ड्स को पैसे देकर लोग ये सब काम करते हैं, और गार्ड्स का ना वहां कोई सीसीटीवी कैमरा है, ना वहां गार्ड्स की कोई निगरानी है। तो क्या ये किसी और जगह भी हो रहा है मसाजिद के अलावा? आप गुरुद्वारे में अगर तशरीफ लेके जाएं, कोई भी गुरुद्वारा हो, एक तो खाली नहीं है कोई इबादत से सब गुरुद्वारों पे। लेकिन अगर आप जैसे ही दाखिल होते हैं गुरुद्वारे में, तो कोई वॉलंटियर या कोई ग्रंथी आपको एक रुमाल पेश करता है, और आप रुमाल सिर पे ढके बगैर गुरुद्वारे में दाखिल नहीं हो सकते। आपका कोई भी मजहब हो, गुरुद्वारे जाएंगे तो सिर ढकेंगे और जूते बाहर उतारेंगे। ये पाबंदी है। अब चाहे वजीर आजम जाए वहां पर, वजीर आजम ने टोपी ओढ़ने से इनकार कर दिया था एक जगह, जी, जी। कि किसी गुरुद्वारे में रुमाल ओढ़ने से इनकार करके दिखाए मुझे कोई, वजीर आजम समेत। कोई नहीं कर सकता। आप किसी मंदिर में चले जाइए, जूते पहन के आप अंदर जाके मुझे दिखाइए, कोई अगर जा सकता हो। या मंदिर के मेन सेंक्टम सेंक्टोरम जिसे गर्भगृह कहते हैं, उसके आसपास के इलाके में लड़का लड़की कोई बैठ के जरा बोसो किनार करके दिखाए, कोई मुमकिन नहीं है। तो क्या ये मसाजिद इतना सॉफ्ट सा इशू है कि इसको आप वहां पर कोई कुछ भी हो तो कहता रहे, और अगर उस पर कोई इंतजामी कार्रवाई की जाए तो दिल्ली वुमेन कमीशन की मोहतरमा जो चेयरपर्सन है, स्वाति मालियाल गालिबन, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगी। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फोन कर रहे हैं, तमाम फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुल्क की खड़ी हो गई कि साहब ये क्या हो रहा है, आप औरतों की आजादी पे पाबंदी लगा रहे हैं। अरे भाई, ये मसला औरतों की आजादी का नहीं है, मसला एक इबादतगाह के तकद्दुस की बहाली का है। तो आप इबादतगाह के तकद्दुस पे तो कोई बात नहीं कर रहे, आपने इसे मैन वर्सेस वुमेन एक इशू बना के, और आपने इसकी इजाजत देने की कोशिश की कि एक इबादतगाह के तकद्दुस का चाहे जो बुरा हाल हो, हुँ। आप मैन एंड वुमेन के उसको नहीं रोक भाई। एक मजहब का मामला है, यू आर नोबडी टू इंटरफियर इन दैट। हुँ। तमाम सुप्रीम कोर्ट के ये रूलिंग्स हैं, तो इस मसले को डेविएट करने की कोशिश की। आखिरी बात मैं इस सिलसिले में अर्ज करूं, जामा मस्जिद कमेटी, नॉट शाही इमाम एलोन, हुँ। ये शाही इमाम का अकेले फरमान नहीं है, जामा मस्जिद कमेटी का था। गवर्नर साहब के फोन करने के बाद कमेटी ने ये हुक्म वापस क्यों लिया,
इसका जवाब भी कमेटी को देना चाहिए या शाही इमाम साहब को देना चाहिए, बताना चाहिए कि गवर्नर साहब ने किस कैपेसिटी में उनके इस ऑर्डर को चैलेंज किया था, वापस लेने की बात कही थी और क्या बातें हुई और किस बुनियाद पे कमेटी ने इसे कंसीडर करके आनन फानन में उस पे अमल दरामद करते हुए रोक दिया और फर्दर इस किस्म के वाकयात अगर जामा मस्जिद में होते रहें तो उसे रोकने की क्या तदाबीर मस्जिद कमेटी करेगी, ये जवाब भी जामा मस्जिद के जिम्मेदारान को अब देना बहुत जरूरी है। अगर जब तक फरमान नहीं दिया था तो मामला खामोश था, अब बात सामने आई है तो इन सवालात के जवाब भी मस्जिद कमेटी को देने चाहिए। अच्छा, मैं बात आगे बढ़े इससे पहले मैं बताऊं कि नई दिल्ली में बहुत सी जगहें हैं, जैसी मस्जिदें आपने एएसआई का जिक्र किया। लोधी गार्डन के अंदर बाकायदा मस्जिद में कुत्ते पड़े हुए मिलेंगे, कुत्ते वहां पे घूमते हुए, और वो सारी चीजें जो आपने बताई, और जाहिर है नमाज की इजाजत नहीं है। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली अजीब सी बात है। अच्छा, इसमें आम तौर पर यह समझा जाता है कि नमाज पर पाबंदी है। हमारे यहाँ ऐसे भी वकील हैं जिन्होंने ये बात कही कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखो कि हम फला मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब वो अगर लिख करके जवाब दे के आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, बाकायदा सरकार से बाज़पुर्स की जा सकती है। तो ये मैं समझता हूं कमी खुद मुसलमानों की भी है कि ये वाली कोशिश भी नहीं करते। कागज से चलें, कानून से चलें, और फिर उसके बाद अगर कोई कानूनी चाराजोई की जरूरत हो तो वो करें। अच्छा, अब मैं और इससे आगे जाना चाहता हूं, वो ये कि एक बात आपने पिछली बार एक बार बात की थी जिसमें ये डिस्कस हुआ था कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में आरएसएस और बीजेपी अपने लोगों को पहुंचा रही है, बिठा रही है। अब क्या जामा मस्जिद पर फौरन फोन आकर के उस पर अमल हो जाना, क्या उसी तरफ का इशारा है यहां वहां भी, या ये डर है, या सिर्फ इन्फ्लुएंस है, या सिर्फ एक मशवरे को मान लेना है? आपको क्या लगता है? पहली नजर में बड़ी अफसोसनाक बात लगती है। अगर एक जवाज के तहत एक फैसला किया गया तो जवाज जब तक खत्म नहीं हो जाता वो फैसला नहीं बदलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जामा मस्जिद के जिम्मेदारान और शाही इमाम साहब जिनका बयान आया, उनको ये बयान भी देना चाहिए कि उन्होंने ये फैसला किस तयक्कुन की बुनियाद पर बदला है। कौन सा तयक्कुन गवर्नर साहब ने या सवाती बालीवाल ने दिया है जिसके तहत ये फैसला बदला गया। ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसका ये जवाब दें, वरना उनके ऊपर शक की सुई इसलिए उभरेगी कि एन इलेक्शन के मौके पर एक इशू क्रिएट करना, तमाम जो बीजेपी मीडिया है, सेफ्रॉन मीडिया, उस मीडिया पे सारा दिन इस पे बहस होना और बहस हो जाने के बाद रात को ये फैसला वापस लेना 1000 सवालिया निशानात खड़े करता है। यहां मैं एक बात का इजाफा करना चाहता हूं कि देखिए ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन, इशारा, एक अलामत है कि उम्मत किस कदर कमजोर है कि उसकी इबादत गाहें या तो वीरान हैं या उनमें खुराफात की जा रही है और उस खुराफात को रोकने तक की इजाजत आपके उस मस्जिद के इमाम को भी नहीं है कि वो उन खुराफात को रोक सके। और ये काम भारत की किसी दूसरी इबादत गाह में नहीं हो सकता, चाहे वो वीरान हो भली। एएसआई के तहत बहुत से मंदिर भी बंद हैं, मसाजिद भी बंद हैं। तो आप किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में, किसी मंदिर में, किसी बौद्ध टेम्पल में इस किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकते जो वीरान मसाजिद में और जामा मस्जिद जैसी जगहों पे हो रही हैं लगातार सबकी नजरों के सामने। इससे उम्मत की कमजोरी जाहिर होती है कि आप अपनी कमजोरी के कितने आखिरी दर्जे तक पहुंच गए हैं कि आपको अपनी इबादत गाहों के तकद्दुस को बहाल रखने तक की सकत अब आपके अंदर बाकी नहीं बची। ये कमजोर कौमों को साथ हो सकता है। सिख कौम बहुत ही मुख्तसर सी है मुल्क में, 1-1.5-2% है। बड़े बड़े गुरुद्वारे शहरों की सूरत में गुरुद्वारे मुल्क में मौजूद हैं। कोई जरा सा गुरु ग्रंथ साहब को, आपको याद होगा
जब यहाँ पर किसानों का मूवमेंट चल रहा था, तो उस मोर्चे में एक खेमे में गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती किसी ने की थी। तो सबके सामने है, पूरे मीडिया के इल्म में है और तमाम मुल्क जानता है कि उसके हाथ और पैर अलग-अलग से काट के दिल्ली पुलिस के बैरिकेड पे टांग दिए गए थे, कोई कुछ कर नहीं सका। जो गुरुद्वारे में अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहब को और सरोपा साहब की किसी ने बेहुरमती करने की कोशिश की थी, उसको पकड़ लिया गया था और जभी इसको सजा दी गई। तो कोई किसी इस किस्म की 2% की कम्युनिटी इतनी ताकतवर है कि उनकी तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है इस मुल्क में, और 20% की इस कम्युनिटी की जामा मस्जिद के अंदर, राजधानी के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद में ये बेहुरमतियां हो रही हैं और रोकने की कोशिश पे गवर्नर का 1 मिनट में फोन आ जाता है और शाही इमाम को कहना पड़ता है कि मैंने फैसला वापस कर लिया। ये है इंडिकेटर, एक पॉइंटर कि आप कितने कमजोर हो चुके हैं कि जिस जगह पे खड़े होके आप नमाज पढ़ते हैं, उसके तकद्दुस को बाल रखने की भी हिम्मत और सकत आपके अंदर अब बाकी नहीं बची। अच्छा, मुझे इस वक्त याद आता है इमरजेंसी के दौर में इसी जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब के वालिद मौलाना अब्दुल्ला बुखारी साहब, मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है अपने जर्नलिज्म के शुरुआती दौर में। तकरीबन उसी के आसपास 1983 में मैंने जर्नलिज्म की शुरुआत की थी। तो उस वक्त जब ये इमरजेंसी जो उससे पहले हो चुकी थी, मैं स्टूडेंट था उस जमाने में, तो उन्होंने, इमाम साहब ने बाकायदा इमरजेंसी के दौरान जब बहुत लोग जेलों में जा चुके थे, बहुत सख्तियां हो रही थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बोर्ड लिखवा करके लगाए थे और उसमें इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को बहुत ही खुल करके एक तरह से प्रोटेस्ट किया था और मुखालिफत की थी। उन्होंने, उनकी एक आवाज होती थी तो लोग इतने मजबूती से निकल आते थे, इकट्ठे होते थे। लेकिन अब बहरहाल जिस कमजोरी का आपने इशारा किया वो एक बहुत ही खतरनाक है, और आमतौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद को मुसलमानों का, तमाम मसलकों के, तमाम मुल्क के मुसलमानों का एक तरह से उसे मरकज समझा जाता है, उसकी मरकजी हैसियत है। तो बहरहाल ये सूरत हाल बहुत ही गैर मामूली कमजोरी का इशारा है। और वो जो बात मैंने कही थी कि क्या आरएसएस बीजेपी का जो दखल है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों की, मैं इसमें एक छोटा सा एक याद दिला करके आगे बढ़ता हूं। अभी हाल के दिनों में ही अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन हुए हैं, और उस इलेक्शन के बाद में वहां के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि आरएसएस हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दे। और कुछ सिक्कों का यह भी कहना है कि 1984 के बाद शिरोमणि प्रबंधक कमेटी जो है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसमें आरएसएस का दखल है। तो ये हाल कमोबेश मुख्तलिफ माइनॉरिटीज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो बहुत मजबूती से वो कर रहे हैं, जिसका आपने इशारा दिया। अब चलते हैं दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस की तरफ। उसमें मुसलमानों का क्या कुछ रोल है, कितनी सीटें हैं, क्या कुछ है, क्या कहीं मैटर करते हैं? वैसे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में तो मुसलमानों के वोटर को इररिलेवेंट कर दिया बीजेपी ने किसी हद तक। यहां क्या कुछ सूरत हाल? यहां भी कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है। दिल्ली में पहले एक ही एमसीडी होती थी, 137 सीटें होती थी। बाद में फिर तीन एमसीडीज बन गई थी, ट्राइफरकेशन हो गया था, और कुल मिला के 237 वार्ड दिल्ली में हुआ करते थे। अब एक बार फिर नोटिफिकेशन लाके दिल्ली की एमसीडी को एक ही कर दिया गया है और अब 250 वार्ड है इसमें। दिल्ली में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 12% एज पर सेंसस है, 12% है। 2 करोड़ से जायद की आबादी है, तो 25-30 लाख मुसलमानों की आबादी भी यहाँ पर है। 30 के करीब 30-35 वार्ड दिल्ली में ऐसे हैं जिसपे मुसलमान आराम से जीत सकते हैं। 35 के करीब वार्ड है। और अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 23 वार्ड्स में मुसलमानों को टिकट दिए हैं।
और उन्हीं 23 वार्ड्स में से 12 वार्ड में सिर्फ आम आदमी पार्टी ने, जिसको मुसलमान अपना बहुत बड़ा मसीहा समझते हैं और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है आम आदमी पार्टी के बारे में, उसमें से 12 जगहों पर टिकट दिए हैं। 250 में से 12% वाली पॉपुलेशन में 12 टिकट उन्होंने दिए हैं। और एमआईएम भी इलेक्शन लड़ रहा है। तकरीबन 15 वार्ड में एमआईएम के कैंडिडेट हैं, जिसमें एक गैर मुस्लिम कैंडिडेट भी उन्होंने दिया है। इत्तफाक से बीजेपी ने भी 3 वार्ड में मुसलमानों को, 250 में से 3 वार्ड में कुछ मुसलमानों को टिकट दिए हैं। तो ये पूरी सूरत हाल है। तो 2 वार्ड में तो चारों कैंडिडेट मुसलमान हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और मजलिस। 2 वार्ड में 12 वार्ड में तीनों पार्टी के उम्मीदवार हैं मुसलमान, कांग्रेस, बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। और तकरीबन 10 वार्ड में, 10 या 11 वार्ड में मुस्लिम कैंडिडेट अकेला है, जो उमूमन कांग्रेस पार्टी का है। अक्सर 11 वार्ड मुसलमान जीतते रहे हैं दिल्ली में। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी, हालांकि जो डिलिमिटेशन तो एमसीडी का इख्तियार होता है, यहाँ का डिलिमिटेशन स्टेट करता है या एनसीडी करता है। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ने जो डिलिमिटेशन किया है, वो बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज से किया है, जो हमेशा से रहा है। और मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस को डिलिमिटेशन की एक्टिविटी में अपना रोल जरूर प्ले करना चाहिए, लेकिन मुसलमान की लीडरशिप और जो राजनीतिक नेता है वो जानते नहीं डिलिमिटेशन में कैसे उनको पार्टिसिपेट करना है। अभी 2026 के बाद फिर से पूरे मुल्क का डिलिमिटेशन होगा। हमको उसमें इंटरवीन करना चाहिए, देखना चाहिए हमारे कौन से ज्योग्राफियाई इलाके कट रहे हैं, सीट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये नॉलेज ही नहीं है। और इसलिए एमसीडी में भी इस तरीके से तकसीम की है सीटें कि जहां पर बहुत ही घनी मुस्लिम आबादियां हैं, उनको एक हिस्सा काट के और दूसरी सीट पर डाल दिया, जिससे मुस्लिम वोट डाइल्यूट हो जाते, वरना कम से कम 50 पे इफेक्टिव हो सकते थे अभी भी मुसलमान, 250 में से 50 पे होते। इन खैर, अब जो भी डिलिमिटेशन है, इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 12-13 मुसलमान इस बार जीत के आ सकेंगे, इसकी उम्मीद कॉरपोरेशन में है। वो जिस पार्टी से भी हो, वो कहना एक अलग बात होगी कि किस पार्टी से जीतेंगे। लेकिन दूसरी अहम बात एमसीडी के बारे में मैं ये कहूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक अरेंजमेंट है, साइलेंट अरेंजमेंट है। आप जब से आम आदमी पार्टी बनी है 2012 से लेके अब तक उसको देखिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन जब भी होगा 2012 के बाद से अब तक एक मर्तबा भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने लोकसभा की कोई सीट नहीं जीती है। 2014 और 2019 के 2 इलेक्शन हो गए, एक भी सीट कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने नहीं जीती है, 7 सीट बीजेपी जीतती है। और वोट का जो मार्जिन है, वो बीजेपी का वोट मोर देन 50% है। दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की हैं, 7 सीटों पर मोर देन 50% वोट बीजेपी को लोकसभा में मिलता है, आम आदमी पार्टी के हुकूमत होने के बावजूद। और कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ, जब भी हुआ, आम आदमी पार्टी को पिछली बार भी मेरा ख्याल है 12 या 13 सीटें मिली थी। तीनों कॉरपोरेशन पे बीजेपी का कब्जा था। तो ये एक बहुत ही अनटोल्ड एक अरेंजमेंट है कि लोकसभा पे बहुत इफेक्टिव होता है एक मेंबर पार्लियामेंट, पावर होती है मेंबर पार्लियामेंट के हाथ में, वो भी बीजेपी के पास। और सड़क और गलियों और सीवर वो भी लोकल आदमी के पास, लोकल काउंसलर के पास पावर होती है, वो भी बीजेपी के पास। बीच में जो एमएलएज हैं, असेंबली, दिल्ली की जो असेंबली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी होने के नाते यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर पावरफुल होता है, असेंबली पावरफुल नहीं होती है। तो असेंबली जो कुछ भी करती है, उसको वो सारे बिल जो गवर्नर के पास जब जाते हैं, वो उन्हें खारिज कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी पर जो है वो कब्जा चीफ मिनिस्टर का नहीं होता है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है, ये अरेंजमेंट है। तो जो पावरलेस बॉडी है वो दिल्ली असेंबली होती है बीच में, उस पर कब्जा आम आदमी पार्टी को दे के
और बाकी दोनों जो मेन पावर्स हैं वो बीजेपी अपने पास रख देती है और कांग्रेस को उठा के साइड में बिठा दिया जाता है। ये एक अरेंजमेंट है 12 से लेके अब तक, और इस बार भी मुझे वही अरेंजमेंट कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 125, 130, 135 वार्ड बीजेपी आराम से जीत ले, 25-30 वार्ड कांग्रेस जीत लेगी और बाकी 70-75 वार्ड जो है वो आम आदमी पार्टी जीत के अपोजिशन में आराम से बैठी। तो ये एक अरेंजमेंट है। लोगों को समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी आखिर कर क्या रही है और कितनी सेकुलर है और कितनी मसीहा है। मुसलमान आंखें बंद करके वोट देते हैं आम आदमी पार्टी को। उन्हें अब उनकी आंखें खुलनी चाहिए। उनको चाहिए कि वो कांग्रेस को भी वोट दें और आम आदमी पार्टी जहां जीत रही हो अच्छी ताकत में उसको भी वोट दें। कहीं कहीं जो जहां ये दोनों न जीत रही हो, अगर मजलिस का कोई उम्मीदवार जीतने लायक कोई अच्छा हो तो उसको भी कंसीडर करें। तो एक तरफा होके वोट करना ये ठीक बात नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पार्टी को चुन के वोट करना चाहिए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी पार्टी ताकतवर हो तो उसको भी वोट करना चाहिए। एक पार्टी की ठेकेदारी पूरी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में हमें अपने सिर नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, इश्यूज, खास इश्यूज क्या हैं इस बार इलेक्शन में? क्या क्या कुछ है? चूंकि प्रोग्राम जो देखने वाले हैं वो दिल्ली से बाहर भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुल्कों में है, तो थोड़ा सा आप इश्यूज के बारे में भी थोड़ा बताएं तो। देखिए, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में सफाई का इंतजाम होता है। सीवर नहीं होता, सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, कूड़ा उठाना एक ये बड़ा काम है। दूसरा हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड करना और प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो एजुकेशन, हेल्थ एंड ये मैनेजमेंट, कूड़े का जो है वेस्ट मैनेजमेंट, ये एमसीडी का मेन काम होता है दिल्ली में। तो आप देखें दिल्ली इस वक्त तकरीबन कूड़े का ढेर बन चुकी है। आपको याद होगा एक मर्तबा अभी जो इनका इंतकाल हुआ, मलका एलिजाबेथ, मलका विक्टोरिया आई थी, तो उन्होंने कहा था दिल्ली इस सबसे गंदा शहर है। उन्होंने कहा था, लोगों ने बहुत बुरा माना था। आज दिल्ली में आप घूम के देखिए, किसी भी इलाके में दिल्ली के जाइए तो कूड़े के ढेर हर तरफ आपको दिखेंगे। अब जिस इलाके में हम ओखला में रहते हैं, ओखला को अगर आप उठा के देखें तो कालिंदी कुंज जहां से ओखला में एंटर होते हैं, वहां एंटर होते ही आपको तकरीबन 300-400 मीटर तक आपको गाड़ी निकालने की जगह नहीं मिलेगी। सड़क तक कूड़ा ही कूड़ा है। और फिर मैं कहूं कि बहुत बड़ी मस्जिद है जो मौलाना आजाद मस्जिद है, 9 नंबर की कहलाती है, उस मस्जिद के बाहर टनों कूड़ा आपको दिखाई दे जाएगा रोजाना मस्जिद के बाहर, और कोई उठाने वाला नहीं है। बटला हाउस में आ जाइए आपको कूड़ा मिलेगा, यहाँ नूर नगर में आ जाइए कूड़ा भी उठाने का, वेस्ट मैनेजमेंट का कोई नहीं है। दिल्ली में कूड़े का पूरा एक पहाड़ है गाजीपुर पे, जो अब सैचुरेट हो चुका है, उस पर और कूड़ा नहीं डालता। तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट होना चाहिए, कैपिटल सिटी है दिल्ली, कैपिटल सिटी में जो मोस्ट मॉडर्न अरेंजमेंट, कूड़ा सिर्फ उठाना और एक जगह इकट्ठा करना, ये पुराने जमाने की बात हो गई। अब होता है कूड़ा जिस जगह है उसी सोर्स पर उसको जो है वो डिसमेंटल कर दिया जाता है, उसको पिघला दिया जाता है, या उसको किसी और जगह पर, उसको प्लांट्स होते हैं वहां पर उसको डाल के, वो अब तक दिल्ली में हर जगह, कुछ जगहों पर है, हर जगह वो अवेलेबल नहीं। दूसरी चीज हेल्थ की कंडीशन में आम आदमी पार्टी ने तो मोहल्ला क्लिनिक खोले। उन्होंने कहा कि हमारे हर जगह मोहल्ला क्लिनिक है। अब आप बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक पे चले जाइए, वो टीन शेड में या एस्बेस्टोस शेड में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। कुछ जगहों पर वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर वहां पर कुत्ते बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, कोई काम दिखाई नहीं देगा। एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं और जो डिस्पेंसरीज हैं, उन्होंने अपना काम करना तकरीबन बंद कर दिया। इतनी ज्यादा रिश्वत ली जाती है, हर चीज उठा के वहां के जो खरीदी जाती है वो अल्टीमेटली बेच दी जाती है। तीसरा स्कूलों का है, प्राइमरी स्कूल का। तो अब जो नए स्कूल, आबादी बढ़ रही है, नए स्कूल खुलने चाहिए। 1890 स्कूल, प्राइमरी स्कूल दिल्ली में हैं जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रन करता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनको श्रिंक करते जा रहे हैं, उनको बंद करते जा रहे हैं, एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर रहे हैं, इसलिए कि सर एमसीडी के प्राइमरी स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहती, वो प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, क्योंकि वहां के टीचर बहुत से तो ऐसे हैं
जो रिटायरमेंट की एज पे आके बताते हैं फख्र से कि हमने तो आज तक चॉकस्टिक हाथ में नहीं उठाई है। फख्र से बताते, चौक नहीं उठाया। तो वो जाते हैं, हाजिरी लगा के चले आते हैं। बच्चों को अपने जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। तो अगर ऐसे एमसीडी चल रही है, इधर दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार जो है वो मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाती है। वो मैनेजमेंट गवर्नमेंट दिल्ली सरकार के हाथ में होता है। वो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हमने तो दिल्ली में एजुकेशन का बड़ा जबरदस्त मॉडल बनाया है। मैं खुद एक माइनॉरिटी एडेड स्कूल का उर्दू मीडियम गवर्नमेंट एडेड स्कूल का चेयरमैन हूं। आप मेरे स्कूल में आके देखिए, हम 2 साल से वैकेंसीज मांग रहे हैं, हमको वैकेंसीज नहीं दे रही है दिल्ली सरकार। 7 टीचर पे 10वीं क्लास तक का स्कूल हम चला रहे हैं, 11 टीचर्स की वैकेंसी है। हमने प्राइवेट टीचर्स को एडॉक पे बुला के रखे हुए, जो जिनकी तनख्वाह हमें जेब से देनी पड़ती है। सरकार टीचर नहीं दे रही, उनकी जिम्मेदारी है। मिड डे मील आ रहा है किसी सूरत, यूनिफॉर्म आनी बंद हो गई, किताबें आनी बंद हो गई। जो फ्री बुक्स आया करती थी, यूनिफॉर्म आया करती थी, नकद पैसे जाते थे। 2020 के बाद से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा इन्होंने जमा नहीं किया। यूनिफॉर्म्स नहीं भेजी, बुक्स नहीं भेजी, वैकेंसीज नहीं दे रहे, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी नहीं दे रहे, टीचिंग स्टाफ। तो ये कौन सा दिल्ली मॉडल बताना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। दिल्ली में एक स्कूल टेंटो में चला करता था, कॉबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो पहले सराय खलील में था। इंदिरा गांधी ने जब सराय खलील को तोड़ा तो स्कूल को भी तोड़ा था। आज तक वो स्कूल दिल्ली का वाहिद स्कूल है जो टेंट में चलता है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का उर्दू मीडियम स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में। उसको आज तक जमीन नहीं दे पाए। तो अब ये कैसे क्लेम करते हैं कि हमने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार दिया। ये सब मेरे साथ कोई चले, मैं दिल्ली की सड़कों पे चल के बताता हूं कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर एमसीडी का भी क्या है और दिल्ली गवर्नमेंट का भी क्या है। ये दोनों बड़े दूर के ढोल हैं जो दूरी से सुहाने लग रहे हैं, करीब जाएंगे तो सारी कलई खुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब। आपने अपने जवाब में खास तौर पर दिल्ली के हेल्थ और एजुकेशन के सिलसिले में जो मिसालें दी हैं वो बिल्कुल आंखें खोल करके सामने हैं, जो देखी जा सकती हैं। आमतौर पर जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल और हॉस्पिटल्स अच्छे किए हैं, हो सकता कुछ किए हों, लेकिन आम तौर पर हालात अच्छे नहीं है। जो बात आपने बताई कि वैकेंसीज नहीं दे रहे, तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह का एक इशू है, और किसी भी किस्म का स्टाफ ना ही किताबें मिल रही, यानी जो बुनियादी चीजें। आप चूंकि वहां चेयरमैन हैं, आपने खुद अपने तजुर्बात शेयर किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौमी स्कूल का भी आपने जिक्र किया, वो स्कूल मैंने भी देखा है अपनी आंखों से कि आज भी बच्चे गर्मी, सर्दी, बरसात उस टेंट में बैठने के लिए मजबूर हैं। आपने जो दिल्ली की जामा मस्जिद के सिलसिले में बातें बताई वो काफी अहम है। ये तशवीशनाक है कि मुसलमान इस कमजोरी की हालत में पहुंच चुके कि एक फोन एलजी साहब का आया और फैसला बदल गया। हालांकि ऐसा अगर फैसला सोच समझ के लिया गया था तो कम से कम अपनी बात कहते और उस पर कहीं आपस में राय मशवरा करके कोई फैसला होता तो ज्यादा बेहतर था, ना कि एक फोन पर एक साहब को फोन किया और फैसला बदल दिया। ये बहरहाल एक गौर करने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।